Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So we had started functions in the last session. Function क्या होते हैं? Definition wise we had completed the function, है ना? The topic function. फंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन वाइज टॉपिक तो समझ गए कि फंक्शन क्या होता है, राइट? और हमने कहाँ खत्म किया था? हमने खत्म ये किया था कि फंक्शंस में रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर हमने टॉपिक को खत्म किया था। अब रियल फंक्शंस कुछ एक स्पेशल फंक्शन जिनके नाम प्रचलित हो गए, मतलब उनकी जो फंक्शनिंग है, उन फंक्शन के जो अंदर जो फंक्शनिंग है वो क्या करते हैं, वो अपन एक्स डालते हैं तो एक्स के साथ वो करते क्या है ना? वो कुछ फेमस फंक्शनिंग है या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है जो आगे मैथ्स में काम आती है, तो उनका नाम रख दिएगा भाई इस फंक्शन का नाम ये है। उन फंक्शंस को आज हम सीखेंगे, ठीक है ना? तो टॉपिक नेम इज सम फंक्शंस और फिर उनके ग्राफ्स भी सीखेंगे। हर एक फंक्शन का ग्राफ होता है, राइट? ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस पे तो अपन इनपुट लेंगे, वाई एक्सिस पे अपन वो जो फंक्शन बना के कुछ छोड़ेगा ना आगे, मतलब उसकी इमेज क्या बनी वो अपन वाई एक्सिस पे लेंगे और एक उसको 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट्स को पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, या तो कर्व्स बनेंगे या स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, जो भी बनेंगी वो उसके ग्राफ कहलाते हैं। ओके, अच्छा जी। वन मोर थिंग, देखो एक्सरसाइज नंबर 2 पॉइंट जो भी है 3 है ना, 2.3 उठा के देखोगे ना, तो यहां तक की जो नॉलेज हुई ना, यहां तक की नॉलेज जो है ना वो सफिशिएंट है एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करने के लिए। मतलब ये इन ग्राफ्स के, इन फंक्शंस का कहीं कोई रोल ही नहीं है उस एक्सरसाइज में। तो बट अगर हमने ये फंक्शंस और ये ग्राफ्स अभी नहीं पढ़े तो आगे कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे कहीं कोई पढ़ाएगा नहीं। और प्लस आगे फिर क्या, आगे जैसे अभी इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन, फिर आगे कोई टॉपिक आएगा उसमें सीधे टीचर कहेगा वो इसको आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, वो अप्लाई करो यहाँ पे। अब आपको पता ही नहीं क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में तो आएगा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, तो इसलिए एक्सरसाइज में आए या ना आए, एक्सरसाइज बड़ी सरल है इसकी, हम तो पढ़ेंगे। ओके ना, फाइन। टॉपिक से कटा भी नहीं है शायद, है ना? ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं कटा। ओके, सो द टॉपिक नेम आपने नोट कर लिया होगा क्या? सम इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस। अब रियल फंक्शन जहां पे वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट भी रियल और आउटपुट भी रियल, डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। रियल वैल्यूड फंक्शन में तो रेंज होती है रियल नंबर और डोमेन कुछ भी हो सकता है, नॉन रियल भी हो सकता है, बट इसमें इनपुट भी रियल नंबर होगा और आउटपुट भी। यानी कि अब जितने भी फंक्शंस हम सीखेंगे, करीब 6-7 फंक्शंस हैं, उनकी डोमेन भी रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगी। बताओ यहाँ तक कोई किसी को कुछ पूछना हो स्टार्ट करने से पहले? जो भी बताया सब समझ आया ना? अभी जो भी मैंने बात कही बोलो, सब समझ में? ओके, सो उसके अंदर द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी फंक्शन मींस जो आपकी आइडेंटिटी ना बदले, जो आपकी आइडेंटिटी ना बदले। और देसी भाषा में कह दूं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? चाहो तो नोट भी कर लेना कहीं ना कहीं। खराब मशीन। क्या भाई, हम तो फंक्शन को एक मशीन के नजरिए से देखते हैं ना, ये खराब है। हम आम डालते हैं, आम ही दे देती है, जूस ही नहीं निकालती। यानी जो इनपुट वही आउटपुट, जैसा इनपुट कुछ किया ही नहीं उसने, ऐसा कैसे ले लिया, मतलब इधर से सुना इधर से निकाल दिया, है ना? फंक्शन उस मशीन के अंदर कुछ है ही नहीं, कोई फंक्शनिंग ही नहीं हो रही है उस मशीन के अंदर, कुछ पुर्जे ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रही। यहाँ से इनपुट डाल रहा हूँ, वैसे कैसे आउटपुट निकल रहा है? सो देसी भाषा में खराब मशीन। और आइडेंटिटी फंक्शन की लैंग्वेज में समझें तो क्यों उसका नाम आइडेंटिटी फंक्शन रखा गया? क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बदलती। अच्छा, हर एक फंक्शन को हम y = fx से डिनोट कराएंगे, ये कारण मैं बता चुका हूँ ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि इसकी जो इमेज बनेगी उसको हम y एक्सिस पे डिनोट कराएंगे ग्राफ के अंदर, तो y बोल सकते हैं ना उसको, इसलिए उसको कैसे डिनोट कराएंगे? y = fx। ये तो सब में आएगा, y = fx, y = fx। अब हो क्या रहा है? x डाल रहे हैं, x ही निकल रहा है, x डाल रहे हैं, x ही निकल रहा है। तो नोट करो आइडेंटिटी फंक्शन द फर्स्ट फंक्शन, ए फंक्शन f फ्रॉम r to r। फ्रॉम r to r तो सारे फंक्शन होंगे क्योंकि है ही रियल फंक्शन सारे, ठीक है? सो डोमेन भी रियल नंबर एंड रेंज भी रियल नंबर। डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया गया है इसको? y = fx = x इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। बताओ कोई डाउट? आप चाहो तो ब्रैकेट में हल्का सा नोट कर लेना, खराब मशीन, तो याद रह जाता है उससे, और कोई बात नहीं है ना। देसी भाषा में हम कुछ एक कोडिंग कर लेते हैं तो उससे हमको चीज याद रह जाती है, बस इतनी सी बात, राइट? ओके, अच्छा डोमेन इसकी वैसे तो इधर से देखो, इधर से पता चल जाता है वैसे तो बेटा। ये जो अपन लिखते हैं ना, ये जो अपन लिखते हैं ना r to r, इसका मतलब फंक्शन की दुनिया में हमने बताया ना, ये ऑटोमेटिक डोमेन हो जाती है, क्योंकि कुछ छूट तो सकता ही नहीं है ना? और लेकिन बस ये है कि ये को डोमेन हो सकती है ना, इसमें से रेंज छांटनी पड़ती है ना। तो कई बार मतलब जनरली तो ये होता है, जो इधर लिखा रहता है वो डोमेन, इधर लिखा रहता है वो रेंज, जनरली तो कई बार ये होता है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि एक्चुअली ये चीज को डोमेन होती है और उसमें कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं ना। सो इसलिए अलग से लिख दिया है मैंने कि डोमेन भी रियल नंबर एंड रेंज भी रियल नंबर। डन, कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो
तो अब आइए आप इसके ग्राफ बनाने के बारे में सोचते हैं। तो देखो इसका ग्राफ जब मैं बनाता हूं, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, रफली बना रहा हूं अभी, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूं, है ना। सो लेट्स से वही 1 2 3 4 -1 -2 -3 अभी मैं चाहूँ तो आपको ग्राफ बता सकता हूँ, नोट कर लो, लेकिन जब तक हमने देखा नहीं कि बना कैसे, तब तक फिर हमको याद नहीं होगा, ठीक है। वही 1 2 3 4 -1 -2 -3। सुनो, जैसा अपन इनपुट दे रहे हैं वैसा ही आउटपुट आ रहा है। तो अगर मैं x दे रहा हूं, अगर मैं x को x की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। सो 1,1 सॉल्यूशन हो जाएगा। कहां डिनोट होगा 1,1, मुझे बताओ, यहाँ पे होगा, इस जगह होगा 1,1 1 1 होगा ना, देखो 1 बोलो। ओके, जब मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो आंसर भी 2, वो का वही आंसर आ रहा है ना आइडेंटिटी फंक्शन में। सो 2,2 लगभग यहाँ पे नोट होगा। बताओ 3,3 लगभग यहाँ पे नोट होगा। अच्छा, 0 दूंगा तो भी आंसर 0 ही आएगा, x दूंगा तो x ही आएगा ना, तो x में 0 भी तो आता है। सो 0,0 भी सॉल्यूशन माना जाएगा। बन गया आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर है। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, बोलो प्रियांशु। आइडेंटिटी नहीं बदलेगी आपकी। डोमेन क्या होता है इसका, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, रियल नंबर, और इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री की लाइन बनाता हुआ, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस के बीचों बीच ओरिजिन से पास होता हुआ। ओके, चले नेक्स्ट फंक्शन पे चले। ओके, आफ्टर आइडेंटिटी फंक्शन कम्स कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन आफ्टर आइडेंटिटी फंक्शन कम्स व्हाट, कांस्टेंट फंक्शन। इसको समझे। सो एज द नेम सजेस्ट, नेम से भी पता चल रहा होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स। फिक्स, आप जो इनपुट डालो वो एक ही आंसर देता है। वो फंक्शनिंग मशीन की कुछ ऐसी है कि उसके अंदर आप कुछ भी डालो, आम डालो तो आम का जूस, करेला डालो तो भी आम का जूस, पपीता डालो तो भी आम का जूस। वो फंक्शनिंग ही ऐसी है, एक फिक्स आंसर रट लिया उसने तो मैं तो यही आंसर दूंगा, ठीक है। सो कुछ भी डालूंगा, कैसा भी एक्स डालूंगा, एक सी नाम का कांस्टेंट आंसर में मिलेगा, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। समझ आया, लिखो कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, डिफाइन तो वही R टू R होगा, लेट कैसे हो गए भाई, ज्यादा जिम कर ली क्या आज। फंक्शन f
डिफाइंड फ्रॉम R to R, डिफाइंड फ्रॉम R to R, डिफाइंड एज कि कुछ भी x दे लूं मैं इसमें, बातें नहीं, अब शुरू करो, कुछ भी x दे लूं मैं, मुझे c नाम का कांस्टेंट आएगा आंसर में। अब ये c नाम का कांस्टेंट कोई कांस्टेंट नंबर होगा ना, 1 2 3 -1 -2 2.5 7.6 एनी कांस्टेंट नंबर जो कभी बदले ना। ओके, अब इसकी डोमेन क्या होगी, अंदर तो आप कुछ भी दे सकते हो, अंदर तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट आंसर तो एक ही आंसर आ रहा है ना, तो एक एलिमेंट का सेट ऐसे बनाते हैं, बस एक सेट जिसके अंदर रेंज, मतलब क्या होता है, रेंज एक सेट होता है, तो सेट को तो सेट से इक्वेट करूंगा ना मैं। आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो रेंज इक्वल टू सी, क्यों नहीं लिख सकते, लिखना गलत क्यों होगा, क्योंकि रेंज तो एक सेट है और वहां पे आपने एक एलिमेंट, तो एक सेट को एक एलिमेंट से इक्वेट कर सकते हो, तो उसको सेट बनाना पड़ेगा लाइक दिस, एक सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट क्या है, सी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब इसका ग्राफ बनाने के बारे में सोचें। ओके, लेट्स सी इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखो एक बार वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम, एक बार वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं। पहले आप समझ लो एक बार, वही 1 2 3 4, वही -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन एंड 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ओके, अब आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो तो आंसर एक ही आ रहा है, इनपुट एक्स एक्सिस पे देते हैं, आउटपुट वाई एक्सिस वाला रेफरेंस से निकलता है। ओके, तो अब सपोज करो, देखो ये सारे ग्राफ्स है ना, अगर आप भूल भी जाओ तो आप खुद भी बना सकते हो, अभी मैं आपको खुद ही तो बना के बता रहा हूँ, लेट्स से हमको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, हम ग्राफ बनाते हैं। ओके, फंक्शन क्या है, फंक्शन है सर y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी c, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी c। अब मान लो वो कांस्टेंट क्वांटिटी जो c है ना, ऐसे मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट क्वांटिटी c लेट्स से यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, क्योंकि c कोई नंबर है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, जैसे मान लो c की वैल्यू 2 ले लो, सो 2, और यहाँ पर भी वही c होगा, है ना, एक्स एक्सिस पे भी तो होगा ना वो c, और वाई एक्सिस पे भी होगा, ठीक है। c कोई कांस्टेंट नंबर है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जैसे फंक्शन ऐसे भी हो सकता है f(x) इक्वल टू 2, फंक्शन ऐसे भी हो सकता है f(x) इक्वल टू 7, फंक्शन ऐसे भी हो सकता है f(x) इक्वल टू -10, तो अब सारे थोड़ा लेने बैठूंगा, तो इसलिए एक c से डिनोट करा दी, वो c कहीं भी हो सकता है। ओके, अब मैं पॉइंट्स रखना शुरू करूं, तो मुझे बताओ, एक था, अगर मैं 0 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, c, एक ही आंसर है इसके पास, अगर मैं 1 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, वही c, कांस्टेंट फंक्शन है ना, क्योंकि कुछ भी x डालो c देता है ये आंसर, अगर मैं 3 आंसर दूंगा तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, वही c। तो इनको प्लॉट करो, इन 2-3 पॉइंट्स को प्लॉट करो, तो देखना ध्यान से, जब आपने जीरो पुट, या जीरो को एक बार छोड़ो चलो, जब आपने 1 पुट अप किया तो आंसर क्या आया, c, सो 1, c पॉइंट होगा मेरा, तो 1, c पॉइंट मानते हो यहाँ होगा, बोलो 1, c यहाँ पे होगा, नहीं होगा, c यहाँ पर है ना। ओके, चलो 2 पुट अप करते हैं, सो 2, c यहाँ पे होगा, 3, c यहाँ पे होगा, बोलो, अच्छा -1, c यहाँ पे होगा, -2, c यहाँ पे होगा, अच्छा 0, c यहीं पे होगा, ये c पे खुद पे ही 0, c कहाँ पे होगा, 0 ये है और c ये है, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या बन रहा है, एक लाइन तो बन रही है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, बट एक ऐसी लाइन बन रही है जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, अपन ने क्लास 9 में बहुत पहले सीखा था, जैसे अगर मान लो y इक्वल टू 3 बनाना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो 3 से गुजरती, याद है, या क्लास 10th में भी सीखा है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर y इक्वल टू 3 इक्वेशन है किसी लाइन की और अपने को उसको ड्रॉ करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे बनेगी, 3 से गुजरती हुई और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी, और अगर मान लो x इक्वल टू 3 है तो फिर y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, x इक्वल टू 3 y एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू होती है ना ये c, तो y इक्वल टू c है ना ये लाइन, तो y इक्वल टू c है तो किसके बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट c, अब वो c कहीं भी हो सकता है, वो c यहाँ भी हो सकता है, वो c यहाँ भी हो सकता है, वो c नेगेटिव भी हो सकता है, बट पैरेलल होगी, इवन अगर वो c 0 है तो ये x एक्सिस खुद ही आंसर है, ये x एक्सिस खुद ही उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खुद के ही पैरेलल है, और पास भी 0 से ही हो रही है, ठीक है ना, क्लियर है, एनी लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, याद रखना,
है ना, कोई भी लाइन खुद के भी पैरेलल होती है, ठीक है, डन, ओके। सो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ये नोट कर, मैंने जानबूझ के यहाँ पे सी जो है ना 1 और 2 के बीच में लगाया है। अगर मैं 1 पे, अगर मैं यहाँ पे सी लगा देता ना तो कहीं आप ऐसे नहीं याद रख लो कि इसका आंसर 1 आता है हमेशा, या मैं इधर लगाऊं तो आप ऐसे नहीं याद रख लो इसका आंसर 2 आता है। ये कहीं भी आ सकता है, 1 और 2 के बीच में भी आ सकता है, इसलिए मैंने 1 और 2 अलग लगाया और सी अलग लगाया। सी कैन बी एनी कांस्टेंट, ओके, इट कैन बी 1.1 आल्सो, 1.33 आल्सो, कुछ भी हो सकता है। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कांस्टेंट फंक्शन, करो नोट। अब आप वीडियो से कवर करना आज जो लेट हुए। हो गया? चले नेक्स्ट फंक्शन, 2 फंक्शन हो गए टोटल, 6 या 7 है ना। अभी तो सरल सरल है, थोड़े से अच्छे वाले फंक्शन और थोड़े से ट्रिकी शुरू होंगे, है ना। चलें तीसरे फंक्शन में। सो द थर्ड फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब देखो नाम से पता चलता है वैसे फंक्शन का, इनका जो नाम है उससे पता चलेंगे फंक्शनिंग क्या है, ये मशीन कैसी है, ये क्या करती है ना। सो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन किससे पता चल रहा है कि आंसर में एक पॉलिनोमियल आएगा। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, अपन पॉलिनोमियल खूब पढ़ के आए 9th-10th में, जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया मान लो x क्यूब माइनस 10x प्लस 30, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया मान लो x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब, ये सब सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। या इवन मैंने सिंपली एक कांस्टेंट नंबर लिख लिया 100, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू इनमें से कुछ आएगी, जैसे y इक्वल टू ये आ जाए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ये आ जाए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ये आ जाए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ये आ जाए। आंसर में पॉलिनोमियल आएगा, आंसर में क्या आएगा, एक पॉलिनोमियल आएगा। उसको डिफाइन कैसे किया है देखो, अभी कितनी टर्म्स का आएगा कुछ फिक्स नहीं है ना, ये 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल, ये 2 टर्म्स का बाइनोमियल, या 4 टर्म्स का, 5 टर्म्स का, कितने भी टर्म्स का हो सकता है, पॉलिनोमियल आएगा, बस इतना मुझे पता है। सो इन्होंने इसकी फंक्शन की डेफिनेशन कैसे बनाई है, r टू r तो रहेगा ही रहेगा, ओके, डिफाइंड बाय, देखो ध्यान से, एक कांस्टेंट नंबर ले लिया a0 एक कांस्टेंट नंबर ले लिया ना, इसके आगे कोई x की टर्म नहीं लगाई, फिर एक टर्म ऐसी लगाई जिसमें x है और उसके बगल में उसका कोएफिशिएंट है, मतलब ये x वाली टर्म मान सकते हो आप, इसको क्या मान सकते हो, x वाली लीनियर टर्म। इसको क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक टर्म। उसके आगे वाले को क्या कहोगे, क्यूबिक टर्म। उसके आगे वाले को फोर्थ टर्म। ऐसे करते 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 ये n तक पहुंच सकती है, यानी कितनी भी नेचुरल नंबर तक जा सकती है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहोगे कि सर जरूरी है कि सारी टर्म्स हो, नहीं जरूरी नहीं है। अब मान लो आपको क्वाड्रेटिक टर्म नहीं चाहिए तो आप a2 की वैल्यू 0 ले लो, इसके कोएफिशिएंट अगर मैं 0 रख दूं तो 0 × x², ये टर्म खत्म हो गई ना। तो वो टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसे ही लिखूंगा ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए ना अपने को, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो n है, n मतलब ये बढ़ते 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 कितनी टर्म्स हो सकती हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 10 टर्म्स भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, पर नेचुरल नंबर जरूर होगी। कोई ऐसे थोड़ा ना कहेगा सर 3.5 टर्म्स, 3.5 नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, या तो 3 होंगी या 4 होंगी। तो ये n बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, कैपिटल N की रेंज में, मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, आज ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं ना इन टर्म्स के आगे, वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, a0 a1 a2 अप टू an, ये जितने भी कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं, दिस कैन बिलोंग टू एनी रियल। बोलो समझ आया ना। एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ऑफ एनी डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, समझे। मैंने कहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, तो आपने 10th में पढ़ी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कहोगे। मैंने कहा एक लीनियर पॉलिनोमियल की बताओ, तो आप कह दोगे सर ax प्लस b। मैंने कहा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बताओ, तो आप कह दोगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये तो इक्वेशन बना दी मैंने, है ना, ये हो जाएगी।
ऐसे ही कहोगे ना। तो मैंने कहा किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, कुछ ऐसी बनेगी। ले लो जितनी टर्म चाहिए, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जो नहीं चाहिए उसके कोएफिशिएंट को 0 ले लो। समझ गए? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री। ओके डन। सो पॉलिनोमियल फंक्शन आंसर में पॉलिनोमियल देता है, सिंपल सी बात है। क्लियर? ठीक है, ओके चलो। डोमेन कोई भी रियल नंबर और आंसर भी कोई भी, जैसे मैंने कहा सपोज करो fx इक्वल टू मैंने कह दिया लेट्स से 3x + 10 कह दिया। तो अब आप इस मशीन में कोई भी रियल नंबर डालो, आपको मना करेगी क्या? x की कोई भी रियल नंबर डालो, मना करेगी क्या? ये नहीं करेगी। तो डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, और आंसर भी कुछ भी रियल नंबर आ सकता है। ऐसा कोई आंसर है क्या जो नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? सारे आंसर आ सकते हैं, कोई भी रियल नंबर में से आंसर आ सकता है, उसके अनुरूप आप x डाल दो, आ जाएगा वैसा आंसर। ठीक है, सो रेंज कैन बी ऑल्सो एनी रियल। सबकी डोमेन एंड रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है, प्लस ग्राफिकल। अच्छा अब बात करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसमें तो सर बहुत सारे पॉलिनोमियल है ना, आप बताओगे कौन सा पॉलिनोमियल तो मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है जिनके ग्राफ्स अपने को याद रखने हैं। एक तो है उसमें से, मतलब इसके भी सब पार्ट्स हो गए ना। एक तो है उसमें से y = x², y = fx = x², फंक्शन को हम हमेशा ऐसे डिनोट कराएंगे, y = fx = x², और दूसरा y = fx = x³। ठीक है, ये दोनों के अपने को ग्राफ्स याद रखने हैं। तो मैं बता देता हूं उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। आ जाइए, लेट्स से वही x एक्सिस y एक्सिस। ओके, देखना ध्यान से, 1 2 सबके मैं खुद बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, शुरू करें। देखो अगर मैंने, क्या है फंक्शन का नाम है y = x² को ले लो। ठीक है, देखो अगर मैंने x² करना है तो x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। सो 1, 1 ये आएगा सॉल्यूशन। ओके, x की वैल्यू 2 लेना जरा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। सो 2 की सीध में 4, 1 2 3 मान लो यहां पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो नीचे आओ थोड़ा। 0 लूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही, तो 0, 0 समझ रहे हो ना? x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 0। तो 0 का स्क्वायर क्या है? 0 ही तो है। तो y x भी 0 आया, y भी 0 आया, तो 0, 0 ही आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट बताओ, बोलो नेक्स्ट। -1 लेना जरा, क्योंकि हर तरीके से चेक करना है, प्लस का भी चेक करना है, माइनस का भी चेक करना है, 0 का भी चेक करना है। -1 लेना, -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। सो -1, 1 -1 कहां आएगा? ये आएगा -1, -2 लेना जरा, 4। सो -2 की सीध में अगेन 4 लगभग यहां पे नहीं आएगा, बोलो नहीं आएगा। तो -2 की सीध में 4 लगभग क्या आएगा? ठीक है, तो अब इन सबको कनेक्ट करेंगे तो आप समझ पा रहे हो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, एक कर्व बनेगा। और हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन तो केवल लीनियर से बनती है, तो क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर, बाकी सब में कर्व्स बनेंगे। केवल और केवल कब बनेगी? जब लीनियर डिग्री बने, है ना? तो जैसे अपन ने लिखा था y = fx = x, आइडेंटिटी फंक्शन x को लिखा था, डिग्री बनती है तो स्ट्रेट लाइन बनी थी, नहीं बनी? ओके, तो अब इनको मिलाता हुआ एक कर्व बनेगा कुछ ऐसा, जिसको अपन पैराबोला भी बोलते हैं। वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, बिल्कुल ओरिजिन से क्यूब टाइप का। ये होता है y = fx = x, एक्सपायर और एक्सक्यूब का तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऊपर हेडिंग काम कर लो, y = fx = x²।
है, हो गया y इक्वल टू x स्क्वायर और y इक्वल टू x हो जाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन में दो दो याद रखते हैं, y इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब कुल मिला के आपके पास ये तीनों ग्राफ याद हो गए, कौन कौन से? y इक्वल टू x, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x क्यूब। y इक्वल टू x हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, y इक्वल टू x स्क्वायर u और y इक्वल टू x क्यूब। चला है, कर दो उसको, आगे बढ़ाएं। ओके, लेट्स से अब y इधर करते हैं, तो वही x एक्सिस y एक्सिस है ना। तो वही 1 ठीक है। चलो बताओ y इक्वल टू x क्यूब बनाना है भाई, क्या बनाना है? y इक्वल टू x क्यूब। अब क्यूब कर देना भाई, कर दोगे? ठीक है, कर दोगे? चलो तो सबसे पहले 0 का ही करते हैं। तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो 0,0 ये वाला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट बताओ 1 का क्यूब क्या होता है? 1, सो 1,1 ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब बोलो 8, सो 2 का क्यूब 8 यानी 2 के सीध में 2 को माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग क्या आएगा? 3 क्यूब फिर हमारे रेंज से बाहर है, क्योंकि का क्यूब होता है 27 27 ऊपर है। तो लगभग आप 1 2 3 पॉइंट्स को तो मिला पाओगे लाइक दिस। तो कर्व बनाना है ना, स्ट्रेट लाइन बनानी नहीं है। कई बच्चे कैसे करके देखो, स्ट्रेट लाइन बनाना चाहो तो भी नहीं बनेगी। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो अगर आप बनाओ तो फिर पॉलीगन बनाओ, पॉलीगन थोड़ा बनाना है ऐसे करके, ऐसे थोड़ा ना, तो ऑब्वियसली कर्व बनेगा। और फिक्स है लीनियर जब तक है तब तक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद डिग्री बढ़ गई तो कर्व। सो क्या कंपलसरी है, कभी भी उसके स्ट्रेट लाइन बन नहीं सकती जब तक, क्योंकि लीनियर में लाइन आता है, लाइन और किसी में लाइन आता है। ठीक है ना? ओके, सो आई विल ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस। ठीक है, अब सब नेगेटिव साइड का तो पॉजिटिव साइड हो गया भाई। x की 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू को लेकर नेगेटिव वैल्यू। सो -1 लेना जरा, तो -1 का क्यूब क्या होता है? -1, सो -1 को -1 का आएगा, -1 को -1 क्या आएगा? ओके, -2 का क्यूब बोलो क्या होता है? -1, सो -2 को -1 का आएगा -2 और सीधे नीचे आ जाएगा, तो नीचे अलग अगेन माइनस नहीं हमारे रेंज से बाहर चला जाएगा, क्यों? -3 का क्यूब -27 इतना नीचे है नहीं हमारे पास। सो 0 से आप इसको कनेक्ट करना जरा, so it will be like this. This is the graph of x, y equal to x. Okay, y equal to x. ठीक है, अच्छा देखो, किसी का भी स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव आता है ना, किसी का भी स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव आता है ना, आता है नहीं आता है? इसीलिए इसका ग्राफ कभी नीचे नहीं है, पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। प्रूफ है ना, आप x की पॉजिटिव वैल्यू लो तो भी ग्राफ पॉजिटिव, आप x की नेगेटिव वैल्यू लो तो भी ग्राफ पॉजिटिव। बट क्यूब करेंगे तो नेगेटिव भी आ सकता है। सो क्यूब करने के केस में पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब तो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव नंबर्स का क्यूब नेगेटिव है। तो ग्राफ याद होना तो आपको बहुत कुछ याद रखना। बनाओ बच्चा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं मानता हूं कि आपके 11th क्लास में क्वेश्चन नहीं आएगा बाइक एक्स कर रहा था, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारी चीजें डेली याद होती है। कुछ बच्चे है ना कोई एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन है ना एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करते हैं। कुछ बच्चे वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होते, तो उनको ड्रॉप करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके एक साथ करा करके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं। डिफरेंस ये है, एनसीईआरटी केवल एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ता है, जो बीच में चीजें हैं जैसे अब ये एक्सरसाइज में कहीं नहीं गिनता, इसको छोड़ दे, एक्सरसाइज छोड़ दे। ये बीच की चीजें हैं, एंट्रेंस में कोई नहीं वो तो बीच बीच में से देगा, समझ रहे हो? सो चलें नेक्स्ट, तो पॉलीनोमियल फंक्शन क्लियर, पॉलीनोमियल मिलेगा जिसमें से दो तरह के पॉलीनोमियल का मैंने बताया, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, फिर बनाते नहीं रहेंगे हम।
है ना, आज चाहो तो 2-3 के और डेरिवेटिव ट्राई करना, इंपॉर्टेंट ये तो। ओके चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं पॉलिनोमियल के बाद। चौथे नंबर का फंक्शन है रैशनल फंक्शन। नोट करें, रैशनल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल हो गया था हमारा रैशनल फंक्शन। अब रैशनल क्या है? रैशनल मींस, अपन ने रैशनल नंबर सीखा था ना, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एनीथिंग व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ समथिंग बाय समथिंग, जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सके वो रैशनल होता है। सो उसी तर्ज पे बना है रैशनल फंक्शन। यानी कि अभी पॉलिनोमियल सीखा ना आपने, सीखा ना सबने? सो सम पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय सम पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है? रैशनल फंक्शन। सम पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय सम पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है? रैशनल फंक्शन। बट इसमें एक शर्त है, कभी भी किसी का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता ना, जो तो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है ना उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ये शर्त, नहीं तो फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके सो यहां तक नोट करो, a function from R to R defined as y equal to fx equal to gx divided by hx, जहां पे gx hx दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, where g of x and h of x both are what? polynomial functions, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं अभी ऊपर पढ़ के आए हो आप, पढ़ के आए हो? एंड h of x should not be equal to what? See, एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि एक फंक्शन बनाते हैं हम y equal to fx equal to 3x square plus 7x divided by 2x plus 1। तो ये जो फंक्शन देख रहे हो आप, इट इज ए रैशनल फंक्शन। बोलो इजंट इट? न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल, राइट? पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल, इसको कहेंगे हम रैशनल फंक्शन। डन? ओके अच्छा, अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज, इतना नोट हो गया क्या? इससे रिलेटेड इर्द गिर्द की चीजें हैं जो, तो इसका ग्राफ तो बनाना बस की बात है नहीं, क्योंकि इसमें तो क्या फंक्शन होगा उसमें फिर एक एक वैल्यू रख के देखो, या तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या दिया था, जैसे ये वाला फंक्शन था, अब इसका ग्राफ बनाओगे तो x की वैल्यू 0 रखो, उसमें पुटअप करो क्या आंसर आता है, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, तो कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, कुछ भी बन सकता है, तो इसका ग्राफ नहीं बनाना हमको, लेकिन इसमें क्या चीज इर्द गिर्द की और क्या बातें वो सीखनी है। यहां तक नोट डाउन हो गया? हो गया? अब सुनो बेटा, कई बच्चे गलती से ऐसे याद रखते हैं कि सर x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आप x की वैल्यू वो नहीं ले सकते जिससे ये h ऑफ x 0 हो जाए। आप x की वैल्यू तो 0 ले सकते हो, बट आप x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं ले सकते जिसको उस h ऑफ x में पुटअप करने से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सुनना बेटा, जैसे कि अभी मैंने एक फंक्शन बनाया fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 लिख दिया ऊपर, ओके, और x माइनस 1 लिख दिया मैंने नीचे। तो अब आप x की वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या कुछ बुरा है क्या इसमें? सपोज करो मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, f ऑफ 0 निकालो, तो क्या निकलेगा बताओ? 0 का क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 क्या होता है? 0 का क्यूब 3 बाय माइनस यानी माइनस 3। सो माइनस 3 एक वैलिड वैल्यू है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं, यानी x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 ले लूं तो अब डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो x की वैल्यू 0 ले सकते हो, लेकिन x की ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, h ऑफ x शुड नॉट बी 0, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसको मिसअंडरस्टूड मत कर लेना। ओके, x कैन बी इक्वल टू 0, कैन बी इक्वल टू एनीथिंग, बट उससे बचो जो उसको h ऑफ x को 0 बनाए। तो इसकी डोमेन क्या होती है देखो ध्यान से, कुछ भी रियल नंबर ले लो, पर ऐसे x मत ले लेना जिससे h ऑफ x 0 हो जाए। समझे? समझे ना? ये डोमेन हो गई। x की क्या देखो, डोमेन का मतलब पता है क्या होता है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। एक xy प्लेन पे x की पॉसिबल वैल्यूज उस फंक्शन के साथ साथ क्या क्या ले सकते हो वो होती है डोमेन। और रेंज पता है क्या होती है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। उस x को लेने के बाद क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं वो रेंज है। सिंपल सी तो डेफिनेशन है। ओके सो देखो डोमेन क्या होगा, कुछ भी x की जगह कुछ भी ले लेना, रियल नंबर में से होना चाहिए, पर ऐसे x मत लेना सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म है ये, सच दैट ये वाला फंक्शन 0 हो जाए, h ऑफ x 0 हो जाए, उसको माइनस कर देना। ये माइनस लिखा हुआ है देखो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स सीखा था ना अपन ने,
भाई डिफरेंस, जैसे मान लो अगर मैंने a माइनस बी किया तो आपको a के तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं, बट जो b के और a के कॉमन है वो नहीं लेने, तो आपको सारे रियल नंबर तो लेने, बट ऐसे रियल नंबर नहीं लेने जिससे h ऑफ x क्या हो जाए, 0। ओके, और रेंज कोई भी रियल नंबर आ जाएगी, किसी पे पाबंदी नहीं, कोई भी रियल नंबर आंसर आ सकती है, इसी पे पाबंदी नहीं। ओके, डन, क्लियर। तो बताओ रैशनल फंक्शन क्लियर है क्या? अब रैशनल फंक्शन भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन थे, वैसे रैशनल फंक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रैशनल फंक्शन है। वैसे तो 2-3 है, बट चलो एक तो इंपॉर्टेंट, जो जहां से कहानी स्टार्ट होती है वो तो अपन सीखें एटलीस्ट, है ना। फंक्शन है fx इक्वल टू 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ x, ठीक है। fx इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ आपकी बुक में भी गिवन है, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश बुक से ही दिखा देते हैं ताकि थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको हमको याद रखना है ना, इसका कुछ नाम नहीं है, बस ऐसे याद रखना है fx इक्वल टू 1/x। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ कि यहां पे आप x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, चलो बताओ क्या नहीं ले सकते, डोमेन क्या होगा, मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, रियल नंबर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा या सारे रियल नंबर आ सकते हैं? क्यों, x की वैल्यू 0 ले लूं तो एग्जैक्टली अब x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं हटानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, r माइनस एक सेट बना दो, उसमें 0 रख दो, ये डोमेन हो जाएगी। अच्छा, रेंज बताओ क्या हो सकती है, रेंज आंसर में क्या क्या आ सकता है, मतलब x की जगह में अलग 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 वैल्यूज डालता जाऊं तो जो मेरे को आंसर्स मिलते जा रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक रियल नंबर होंगे या क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कुछ भी आंसर आ सकता है इसका। इसका आंसर मुझे 0 ला के दिखा दूं, एक्स की आपकी जो आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो और आंसर 0 ला के दिखा दो, आ सकता है क्या? 1 डिवाइडेड बाई एक्स में एक्स की कुछ भी वैल्यू रख के आंसर 0 आ सकता है क्या? आप 1/2 रखोगे 0.5, आप 1/3 रखोगे 0.33, कम होता जाएगा। आप 1/4 रखोगे 0.25, कम हो गया, और आप 1/5 रखोगे 0.2, 0.2 होता है ना। अच्छा, 1/6 क्या होगा, ये होगा लगभग 0.1666 ऐसे कुछ होगा शायद, तो कम होता जा रहा है देखो, 0.5 से 0.3, 0.3 से 0.25, 0.2, कम होते 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 बिल्कुल 0 के नजदीक चला जाएगा, लेकिन कभी 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। सो रेंज भी क्या है इसकी, डोमेन एंड रेंज दोनों सेम है, इसकी डोमेन एंड रेंज दोनों सेम है, सारे रियल नंबर आ जाएंगे, बस 0 नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए, डोमेन भी और रेंज भी। अब इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ आप शॉर्ट में याद रखो तो कुछ ऐसा बनता है, दो टुकड़ों में बनता है। क्यों बनता है ऐसा, देखो ये 0 को टच नहीं कर रहा, डोमेन में 0 नहीं है ना, डोमेन में 0 नहीं है ना, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा, सुनो ध्यान से, डोमेन में 0 अगर गायब हो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं छू सकता, और अगर रेंज में 0 गायब है ना तो ग्राफ वाई एक्सिस को नहीं छू सकता, तो इसमें तो दोनों में गायब है, तो दोनों में गायब है ना। सो ना तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऐसे कुछ से कुछ तो नजदीक तक आ जाएगा, बिल्कुल एक पॉइंट पे पैरेलल हो जाएगा ऐसे, एक्स एक्सिस के बिल्कुल नजदीक में, लेकिन टच नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता। अच्छा सर, नेगेटिव वैल्यू ले लें, नेगेटिव वैल्यू ले लो तो आंसर नेगेटिव आएगा, जैसे 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं -2 लूं तो -0.5, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले ले आंसर भी पॉजिटिव है, समझ आ रहा है ना। आप यहां से देखो, चलो ये ओरिजिन से राइट साइड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो देखो ग्राफ आंसर भी पॉजिटिव ला रहा है, और एक्स के लेफ्ट साइड में जो है एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो आंसर भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन दोनों ही केस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छू नहीं सकता, ये ग्राफ बिल्कुल नजदीक जा सकता है, देखो बिल्कुल नजदीक चला गया, लेकिन इसको छू नहीं सकता, ठीक है। तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनता है, क्लियर ग्राफ मैं आपको आपकी बुक में दिखा देता हूं, जो आप चाहो तो नोट कर लो। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ओके। देखो कुछ एग्जाम्पल में है ना, ये बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, सोचने वाली बात है। ओके, ये रहा y इक्वल टू 1/x, सो y इक्वल टू 1/x में कुछ कुछ वैल्यूज इसने दे रखी है, इस पे भी हम गौर फरमाते हैं। देखो -2 डालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय -2 क्या हो जाएगा, -0.5,
x की जगह अगर मैं -2 डालूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय -2 क्या होगा, माइनस का 0.5, 1 डिवाइडेड बाय -3 डालेंगे। अच्छा x की वैल्यू देखो -1.5 ही लेके देखिए उसने, जो ये आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। x की वैल्यू -1 डालूंगा तो फिर -1 ही आंसर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय -1। ओके, x की वैल्यूज अगर मैं 0.5 डालूंगा तो आंसर -2 आ जाएगा, डाल के देख लो। 1 डिवाइडेड बाय -0.5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.5 को क्या ले सकते हो, 1/2, तो ऊपर जाएगा, सो -2 आ गई है ना। x की वैल्यू 0.25 डाल दो तो 4 आंसर आ जाएगा, 0.5 डाल दो तो ये आ जाएगा। तो ये सारे सॉल्यूशंस मिल गए। अब आप इन सॉल्यूशन को ग्राफ में प्लॉट करो, -2, -0.5, -1.5, -0, -1, -1, -0.5, इनको जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके। ठीक है, कैसे मैच करो, तो एक कोई भी सॉल्यूशन उठाओ उसमें से, जैसे पहला उठाया मैंने -2, -2, -0.5, देखो इसमें सॉल्यूशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -2, ये रहा -2, ओके, तो -2 के सीध में ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पे -0.5 के आसपास है। ठीक है, -1, -1 भी था। अब ये ग्राफ तो भी एग्जैक्ट नहीं है अभी देखा जाए तो, है ना। -1 पे -1 था ना, बोलो, -1 पे -1 था, तो ये लगभग -1 यहाँ होगा, -1 यहाँ। ठीक है, क्लियर है, ओके। देखो 0 पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0 तो उसमें x की वैल्यू हो ही नहीं सकती, है ना, और y की भी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो ये देखो बिल्कुल नजदीक आ गया इसके, यहाँ पे नजदीक आ गया, यहाँ पे नजदीक आ गया, यहाँ पे, लेकिन टच नहीं कर सकता। ओके, डन। सो 1/x, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना दो फटाफट से, बना दो ताकि याद रह जाए आपको। y इक्वल टू fx इक्वल टू 1/x, एक स्पेशल टाइप ऑफ रैशनल फंक्शन है, ऐसे याद रखना, है ना। रैशनल फंक्शन हो गए, 4 तरह के फंक्शन होगा बेटा। अब अगले 3 तगड़े हैं, मतलब इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। अगले 3 जो हैं, मॉडुलस फंक्शन, देन कम्स सिग्नम फंक्शन, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तीनों ही बढ़िया है, मजेदार है। ठीक है, और तीनों को तबियत से समझना। मॉडुलस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस के तो मेरे पास शब्द नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। अगले क्लास 12 में भरा पड़ा है, पूरी कैलकुलस में भरा पड़ा है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। और मॉडुलस फंक्शन को तो क्या है, कई लोग है ना बिल्कुल उल्टा याद करते हैं, एग्जैक्टली जैसा है ना, एग्जैक्टली उसका उल्टा याद कर लेते हैं। उसका कारण भी बताऊंगा क्यों ऐसे याद हो जाता है। ठीक है, डन बेटा। ये 1 2 3 बाद में मार्क कर लेना, अभी तो रफ ग्राफ बना लो, है ना, तो घर पे जाके आप चाहे से अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हो तो। ठीक है, क्लियर, रफ ग्राफ बना लो भाई। 1 2 3 मार्क मत करो, बस इसके नजदीक से गुजरता हुआ इसके, फिर आप अलग अलग वैल्यूज कैसे बुक से देख लेना, खुद निकाल के पॉइंट्स मार्क करके। ठीक है, ओके। चलो, तो नेक्स्ट फंक्शन आप मार्क करो बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलस फंक्शन। देखो, द मॉड्यूलस फंक्शन, द लग रहा है इसके आगे, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। द मॉड्यूलस फंक्शन, शुरू करें बताना, इसकी व्याख्या करना शुरू करें बच्चों। आपने बचपन में एक चीज सीखी होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। सीखिए क्या, सीखिए तो याद आ रहा है, बोलो। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता था, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब उसका साइन आके जो वैल्यू, लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, 5 आती है, साइन हटा के। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, 6 आती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 भी 6 ही आती है, यानी पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा पर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। उस एब्सोल्यूट, उस टाइम अगर मैं बचपन में जैसे सेकंड थर्ड क्लास में आ जाता है, थर्ड फोर्थ नहीं आ जाता, तो उस टाइम अगर इसको फंक्शन के नजरिए से सिखाया तो बच्चे पागल, छोटे छोटे से
तो इसलिए उसको शॉर्ट स्वीट एंड शॉर्ट रखा बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट एक्चुअली इट वाज अ फंक्शन एक्चुअली इट वाज एक मशीन है ये क्या है ये मशीन है जिसमें जो भी वैल्यू डालो पॉजिटिव करके बाहर छोड़ दी जो भी वैल्यू डालो कैसे करके बाहर छोड़ दिए पॉजिटिव आपने 3 डाला तो 3 पॉजिटिव है तो 3 का 3 निकले उल्टा मत कर देना कि -3 का 3 निकला 3 का -3 निकला है उल्टा उल्टा नहीं साइन चेंज नहीं करना है साइन चेंज नहीं करना है पॉजिटिव करके बाहर से 3 डाला तो 3 7 डाला तो 7 5 डाला तो 5 -3 डाला तो -7 डाला तो -10 डाला तो और 0 डाला तो 0 का 0 तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं मॉडुलस फंक्शन ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन और मैथमेटिकली इसको दो बार्स के बीच में डिनोट किया जाता है मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट किया जाता है दो बार्स के बीच में कैसे कुछ ऐसे देखो आपको लिखना है ना मॉडुलस 10 तो आप ऐसे लिखोगे मॉडुलस 10 दो बार्स बना दोगे हॉरिजॉन्टल बार्स वर्टिकल बार्स सॉरी ऐसे 10 इसको कैसे रीड करते हैं मॉडुलस 10 हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो मैंने आपको बताया था कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपने को है ना सो इसको कैसे रीड करते हैं मॉडुलस 10 आंसर क्या आता है 10 मतलब मॉडुलस ये जैसे 10 तो नंबर है उसमें मॉडुलस लग गया दैट मींस फंक्शन लग गया यानी वो 10 मशीन में चला गया अब आंसर क्या आया 10 ही आया और अगर मैं मॉडुलस -10 करूं तो भी आंसर 10 ही है ठीक है ना अगर मैं 7 करूं तो भी आंसर 7 है लेकिन अगर मैं -7 करूं तो भी आंसर 7 है अच्छा जरूरी नहीं है इंटीग्रल वैल्यू ही है डेसिमल भी हो सकती है लाइक मैंने कहा -0.25 का मॉडुलस करो क्या आएगा बताओ 0.25 आएगा आंसर वही आएगा बस माइनस साइन हट जाएगा ठीक है मशीन समझ में आई कैसी है क्या करती है ये साइन हटा नहीं देती है पॉजिटिव कर देती है हटाना एक अलग चीज हो जाती है ना फिर आप ऐसे याद रख लो कि प्लस का भी साइन हटा देती है फिर बचा ही क्या है ना साइन नहीं हटाती क्या करती है उसको पॉजिटिव कर देती है ठीक है अब जब अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा अब जब अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे तो अपन ऐसे हिंदी में तो नहीं लिख के आ सकते हैं कि y इक्वल टू fx इक्वल टू पॉजिटिव करने वाला फंक्शन ऐसे लिख के आएंगे तो नॉट ए वैलिड आंसर माना जाएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन तो चाहिए ऐसे नहीं लिख सकते हैं पॉजिटिव करने वाला फंक्शन बोलो ऐसे नहीं लिख सकते ना हम अपने मन में चाहे याद कर लेंगे पॉजिटिव करने वाला फंक्शन है ये लेकिन हमको मैथमेटिकली तो कुछ लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना तो अब सुनना ध्यान से कोई भी रियल नंबर डालेंगे चलेगा ना तो डोमेन तो एनी रियल नंबर डोमेन इज एनी रियल नंबर ये मशीन है मॉडुलस फंक्शन की मशीन कैसी मशीन है ये मॉडुलस फंक्शन की ठीक है अब एक एक करके नंबर डालते हैं लेट से मैंने इसमें 3 डाला क्या डाला 3 तो आंसर क्या आएगा बोलो 3 आएगा लेट से मैंने इसमें 0 डाला तो आंसर क्या आएगा और लेट से मैंने इसमें 1.5 डाला तो आंसर क्या आएगा अरे तो ये तो इन 3 नंबरों को तो उसने सेम ही निकाल दिया तो इन 3 नंबरों के लिए तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गई होगी नहीं होगी सेम निकालने का मतलब क्या होता है तो इन 3 नंबरों के लिए तो इस फंक्शन की फंक्शनिंग कुछ ऐसे बताई जा सकती है y इक्वल टू fx इक्वल टू x जो फर्स्ट फंक्शन में बताई थी इन 3 नंबर्स के लिए मतलब किस किस के लिए 0 के लिए और पॉजिटिव नंबर्स के लिए 0 के लिए और तो हम क्या लिख देंगे y इक्वल टू fx इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब जब x 0 या 0 से बड़ा हो तो सेम आंसर ही तो है 3 का 3 है 0 का 0 है 1.5 का 1.5 है बट फर्क कब पड़ेगा जब नेगेटिव तो लेट्स से मैं इसमें नेगेटिव नंबर डाल रहा हूं अब सुनना ध्यान से मैंने डाला -2 तो आंसर क्या आया बोलो अब सुनना ध्यान से जब आपने 3 डाला तो आंसर आया 3 मतलब मशीन लेटेस्ट से मैं मशीन मेरे पास 3 आया यहां से मैंने कहा पॉजिटिव है ना तो मैं फटेगा कैसे कैसे निकाला यही हुआ आइडेंटिटी फंक्शन का काम लेट से 0 आया पहचान लिया तो 0 है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी कैसे कैसे आउटपुट इधर से मैं कर सकता अब -2 आ गया अब -2 आ गया मुझे क्या करके बाहर फेंकना है 2 आंसर क्या देना है 2
तो इस -2 के साथ मैं अंदर क्या करूं ये 2 बने, सोचो इस -2 क्या करूं, तो फिर कुछ प्लस करोगे तो बेटा फिर सारे नंबर में अलग अलग प्लस करना पड़ेगा। एक ऐसी चीज जो सबके लिए कॉमन रहे, चाहे -3 है -7, क्या करूं, एक माइनस और लगा दो ना, माइनस ऑफ -2 क्या होता है, नेगेटिव नंबर के लिए पता है क्या काम करती है ये, -x का काम करती है। नेगेटिव नंबर के लिए क्या काम करती है ये, माइनस, और x तो वो नंबर है, जैसे -2 आया तो माइनस है, ले एक और माइनस ले लो, देखिए मैंने आगे अंदर किया, अंदर किया मैंने, बाहर वालों को तो आंसर 2 दिख रहा है, ये सपोज करो अभी कंप्यूटर चल रहा है, हमको तो क्या पता है इसके अंदर क्या हो रहा है, हमको पता है क्या लोचन चल रहा है, इसके अंदर कौन सी आईसी कहां चिपकी हुई है, कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है, कैसे केबी जीबी में कन्वर्ट करना, अपने को पता है क्या, पंखा चल रहा है बढ़िया हवा आ रही है, पंखे की फंक्शनिंग अंदर क्या है, इसको पंखा ही जानता है ना। वैसे मॉडुलस फंक्शन अंदर क्या काम करता है, एक माइनस देने का काम करता है, माइनस लगा ले नंबर ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और बाकियों के साथ ये छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि अगर पॉजिटिव को भी माइनस देते तो नेगेटिव बन जाएगा, ऐसा वो नहीं करता है। इसकी फंक्शनिंग क्या हो गई, इसकी फंक्शनिंग हो गई -x की और x लेस देन 0, ये डेफिनेशन होती है मॉडुलस फंक्शन की, ये डेफिनेशन होती है मॉडुलस फंक्शन की, होती नहीं होती है कि पॉजिटिव x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव x का मतलब है जो x है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, आपको और नेगेटिव करना है, नेगेटिव को भी नेगेटिव करना है तो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अब कई बच्चे इसको इस डेफिनेशन को गलत कहते हैं, क्या मतलब डाइजेस्ट नहीं करते इस डेफिनेशन को, वो क्या कहते हैं, अरे मॉडुलस फंक्शन का -x आंसर कैसे देगा, मॉडुलस का तो नाम ही पॉजिटिव आंसर देना है, अरे तो -x की ये x तो ऑलरेडी नहीं मिलेगा ना, ये x तो ऑलरेडी नहीं, आगे तो बोला x लेस देन 0, उन सारे x के लिए जो 0 से छोटे हैं उनको -x करना है अंदर के अंदर ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है क्या, समझ में आया क्या, मॉडुलस फंक्शन को खोलना नहीं सीखे तो 12th क्लास बर्बाद हो जाएगी। ये ऐसे खोलते हैं मॉडुलस फंक्शन को। अब सपोज करो मैंने आपको फंक्शन दिया, देखो कैसे खुलेगा, देखना ध्यान से, fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस, अब ये तो आपको पता चल गया कि मॉडुलस फंक्शन की दो डेफिनेशन होती है, 0 और 0 से बड़े नंबरों के लिए अलग डेफिनेशन होती है, और 0 से छोटे ना नेगेटिव नंबर के लिए अलग डेफिनेशन होती है। पता है कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा ये 0, ये चलो नीचे लिखता हूं, ये बिल्कुल सेम टू सेम x माइनस 1 की तरफ खुल जाएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ट्रीट हो जाएगा अगर अगर ये जो चीज आ रही है अंदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x माइनस 1 आ रहा है ना अंदर, इनपुट में क्या आ रहा है x माइनस 1, अब अगर ये x माइनस 1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो ये हट जाएगा और आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, तो x माइनस 1 का x माइनस 1 भी आएगा, मतलब इसका आंसर x माइनस 1 भी आएगा अगर x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एक माइनस और लग जाएगा, कैसे, माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x माइनस 1 इज लेस, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन, कहने के लिए वो तो इतना सा फंक्शन है लेकिन इसकी डेफिनेशन एक्चुअली ये इसको एक्सपेंड किया है। अच्छा उसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, x में अभी आपने हालांकि लीनियर इनइक्वालिटी सीखी नहीं है, 6 चैप्टर में आएगा, लेकिन लीनियर इक्वालिटी बड़ी आसान है, -1 को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या बन गया, इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 को उधर भेजा तो x लेस देन 1, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब पता है क्या हो गया, जब जब x 1 या 1 से बड़ा होगा तो सेम, और जब जब x 1 से छोटा होगा तो माइनस ऑफ x माइनस, क्योंकि सपोज करो यहाँ पे x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है, 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 या 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही 1 से छोटी हो गई, इस कैटेगरी की हो गई तो उसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर उसको एक माइनस और देना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए, समझ गए क्या, अच्छे से समझ गए, तो समझ गए हो तो एक बार के लिए डेफिनेशन लिखो, फिर इसका ग्राफ देखना है जो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, ओके, सो ये लिखो, ए फंक्शन f defined from R to R, a function f defined from R to R, कुछ भी रियल नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, डिफाइंड एस, इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, अब इसका क्या मतलब है वो नीचे बताया गया, इसका क्या मतलब है वो नीचे बताया गया, कैसे, x की तरह ही खुल जाएगी यानी आइडेंटिटी की तरह ही खुल जाएगी जब तक अंदर वाली चीज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
और उसके आगे एक माइनस एक्स माइनस लगा के खुलेगी अगर अंदर वाली चीज की वैल्यू लेस देन 0 है। बोलो समझ आया मॉडुलस फंक्शन? इसको शॉर्ट में मोड भी बोलते हैं, मोड 3, मोड 5, मोड 7, मॉडुलस पूरा ना बोल के। ठीक है, डन, क्लियर? डोमेन एंड रेंज बता सकता है कोई? डोमेन एंड रेंज, डोमेन तो कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, और वैसे भी फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो ये डोमेन ही होती है। रेंज ये को डोमेन, ये रेंज नहीं है ना? तो इस को डोमेन में से ये की यही पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी या कुछ रह जाएंगे? रह जाएंगे, नेगेटिव सारे आंसर रह जाएंगे। सो इसकी रेंज क्या होती है, मतलब इसकी डोमेन तो होती है एनी रियल नंबर, और इसकी रेंज होती है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो भी आएगा तो फिर आपको कैसे लिखोगे? आप उसको ऐसे लिखोगे, सारे के सारे रियल नंबर माइनस नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर हटा, और या फिर ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन एक जीरो का एक सेट बना। ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना? आप दो सेट्स को प्लस लगा के थोड़ा जोड़ोगे, यूनियन से जोड़ोगे ना, एलिमेंट्स मर्ज करोगे। तो पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो को मर्ज करो, या तो ये जो सेट बनेगा ये बनेगी इसकी रेंज, और या फिर आर माइनस, है ना? ठीक है, अच्छा इसके ग्राफ की बात करेंगे। तो बेटा जीरो और जीरो से बड़े नंबर हो, यानी पॉजिटिव नंबर के लिए तो आइडेंटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है, तो जीरो और जीरो से बड़े नंबरों के लिए ग्राफ भी आइडेंटिटी वाला ही होगा। चेंजेस कब आएंगे? नेगेटिव साइड। ठीक है, सो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ याद है क्या? बोलो, इसी में बना दूं? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ याद है? क्या है बताओ? उसको डिलीट कर देते हैं। ये एक्स क्यूब का ग्राफ था पहले, अभी हटा दिया है ना। चलो, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ याद है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन थी यूं। सो इधर ये जीरो है, ये जीरो है, तो जीरो और जीरो के राइट साइड में तो आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ही है ना, तो यानी जीरो और जीरो के राइट साइड में तो ऐसी लाइन ही होगी जैसे पहले थी, वो स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री के। लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी फंक्शन में लाइन तो नीचे थी, लेकिन अब आइडेंटिटी फंक्शन में क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ रही थी, लेकिन अब तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। सो जो लाइन 45 डिग्री का न्यू एंगल बना रही थी वो ऐसे बना देगी। दैट मींस ए वी ग्राफ को कहते हैं मॉडुलस। समझ गए? बना। देखो, वन पे वन है, टू पे टू है, थ्री पे थ्री है, माइनस वन पे भी वन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना। माइनस टू पे भी प्लस टू है, पहले नेगेटिव टू होती थी आइडेंटिटी में। अगर प्योर आइडेंटिटी फंक्शन देखें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता था, देख लो, देख लो, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता था। तो जीरो या जीरो के पॉजिटिव तो ग्राफ सेम है, ये आइडेंटिटी प्योर आइडेंटिटी फंक्शन ये है। तो ये आधा तो आइडेंटिटी फंक्शन है और आधा आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, तो नेगेटिव साइड के लिए ग्राफ यूं चला गया। समझ गए? ओके, तो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन ग्राफ। को कैसे डिनोट कराते हैं? देखो, इस साइड वाली ग्राफ को कैसे डिनोट कराएंगे? जो इस साइड है, जब भी ग्राफ दो टुकड़ों में हो ना, तो हम उसको दो टुकड़ों से भी डिनोट कर भाई। ओवरऑल तो ग्राफ को कैसे डिनोट कराओगे? y इक्वल टू मॉडुलस x, ओवरऑल ग्राफ। लेकिन किसी ने कहा भी नहीं ना, आप तो दोनों पार्ट्स का अलग अलग बताओ, तो इसको तो लिखूंगा मैं y इक्वल टू x, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, जो y है वही x है, सेम आंसर। और इसको क्या लिखूंगा? y इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें आप एक माइनस साइन और दे रहे हो। तो इधर की साइड के ग्राफ को ऐसे डिनोट करा सकते हो, उधर की साइड के ग्राफ को ऐसे डिनोट कर दो। इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो टोटल ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू मॉडुलस x। समझे क्या? ओके, चलो। डोमेन ये गलत लिखा हुआ है बेटा, रेंज है ना, ये रेंज यहाँ पे गलत लिखी हुई, इसको सही कर देना प्लीज। गलत लिखी हुई है, बिल्कुल हरगिज गलत है, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकती रेंज में। कर देता हूँ मैं भी। कैसे लिखेंगे? r माइनस r,
डन। और ग्राफ बना दिया मॉडुलस वी ग्राफ याद रखो। यू ग्राफ किसका था? कांस्टेंट का तो स्ट्रेट लाइन थी पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। पॉलिनोमियल सबका थोड़ा ना एक स्पेशल पॉलिनोमियल 1/x तो वो थी दो टुकड़ों में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर उसको कहते थे यू ग्राफ। और उसको है ना पैराबोला भी कहते हैं, याद रखना उसको पैराबोला भी कहते हैं यू वाले को, है ना। ठीक है ओके। मॉडुलस के बाद नेक्स्ट आता है सिग्नम। हेडिंग नोट डाउन करो सिग्नम। सिग्नम हेडिंग नोट डाउन कर ली। सिग्नम नाम अजब अजब से आ रहे हैं, बस दो और हैं, एक और है मतलब इसके बाद सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर। कल नहीं करेंगे यार, दो फंक्शंस के लिए मजा नहीं आता है फिर। कोई बात नहीं 10 मिनट और रुक जाओ भी हो जाएगा। हाँ जी देखो भैया, तो पहले देसी भाषा सिग्नम फंक्शन की। तो सिग्नम फंक्शन का मतलब है तीन ही आंसर है मेरे पास, तीन ही आंसर है। मशीन है ना, उसके पास बाहर फेंकने के लिए तीन ही नंबर है। अंदर कोई भी रियल नंबर ले जाइए, बाहर तीन ही नंबर फेंकेगी, 0 1 -1। अब कब कब तो क्या फेंकेगी, कब क्या फेंकेगी? पॉजिटिव नंबरों के लिए 1, नेगेटिव नंबरों के लिए -1 और 0 के लिए 0। ठीक है समझ गए? अब इसको, लेकिन अब वही बात, इसको मैथमेटिकली ऐसे थोड़ा लिखेंगे 0 1 -1, पॉजिटिव के लिए 1, ये थोड़ा लिखना सही है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मॉडुलस x बाई x। कैसे लिखते हैं इसको? अब आप इमेजिन करो अगर मैं मॉडुलस x बाई x लिखता हूं, देखना। तो अब x की वैल्यू पॉजिटिव लेना जरा, जैसे x की वैल्यू 5 लो, x की वैल्यू 5 लो तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस 5/5। मॉडुलस 5 क्या होता है? 5/5। 5/5 क्या होगा? 1। सो पॉजिटिव नंबर था ना 5, तो आंसर बनाया। अब एक नेगेटिव नंबर लो, एक था एनी नेगेटिव नंबर -2, तो फिर क्या करूंगा? मॉडुलस -2/-2, x की जगह -2 ले रहा हूं ना, सो मॉडुलस -2/-2। तो मॉडुलस -2 क्या होता है? 2। और नीचे वाले का थोड़ा साइन चेंज करूंगा, मॉडुलस तो केवल ऊपर लगा हुआ है, नीचे तो एज इट इज आएगा। सो 2 डिवाइडेड बाय -2 -1। तो आपने नेगेटिव नंबर लिया तो आपका आंसर क्या आया? क्या आया? -1। ठीक है क्लियर है? डन। तो एक चीज याद रखना, लेकिन ये फंक्शनिंग कब काम करेगी? जब x की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि अगर मैं 0/0 करूंगा तो 0/0 कुछ नहीं होता है ना। और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन ने फिक्स कर दिया आंसर ही 0 है। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन ने फिक्स कर दिया आंसर 0। तो ये डेफिनेशन लिख लो सिग्नम फंक्शन। टाइम वाइम मत देखो बेटा, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। जैसे अब ऐसे इंस्टेंसेस आपकी लाइफ में बहुत सारे आएंगे, जब आपने कुछ सोच रखा होगा कि मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, 10-5 मिनट क्लासेस लेट हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी, लेकिन बस वही मौका होगा उस टाइम। अगर आपने सोचा कि मेरे को तो वहां जाना है, तो यही डिफरेंस है सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन में। ठीक है ना? अब आपकी पढ़ाई वैसी नहीं रही, स्कूल लेवल पढ़ाई नहीं रही, अब आपको सिलेक्शन चाहिए कहीं ना कहीं। तो यही डिफरेंस रहेगा आपके 10 मिनट वाले एटीट्यूड में। आपका एटीट्यूड अगर वो रहेगा कि 10 मिनट छोड़ दो सर, तो फिर आप नॉन सेलेक्टेड कैटेगरी में ही रहेंगे। यही डिफरेंस होता है एक नॉन सेलेक्टेड बच्चा, एक सेलेक्टेड बच्चा। ठीक है ना? एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करो। ओके, जब मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं तो आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं रेडी? आप तो बैठ के पढ़ रहे हो ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ पिछले 3.5 घंटे से खड़ा हुआ। मैं भी कह सकता हूँ थक गया यार, थका हुआ हूँ। तो मैं जब रेडी हूँ तो फिर आप क्यों नहीं रेडी? सोचने वाली बात है। ओके चलो भाई, सिग्नम फंक्शन डेफिनेशन समझ गई? डेफिनेशन समझ गए ना? ओके, सो इस कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब दूसरी भाषा में डेफिनेशन ये हो जाएगी कि तीन ही आंसर है। इन अदर वर्ड्स ए फंक्शन f from R to R defined as fx equal to 1। देखो 1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 जब x की वैल्यू 0 हो, -1 जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। तीन ही आंसर आ रहे हैं। x की वैल्यू 0 से छोटी हो दैट मींस नेगेटिव नंबर्स, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो दैट मींस एनी पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर के लिए 1 आंसर है मेरे पास, नेगेटिव नंबर के लिए -1 आंसर है मेरे पास, और 0 के लिए 0 है। अब इसका ग्राफ बना सकते हो, 3 टुकड़ों में बनेगा। 0 पे तो 0 आएगा, 0,0 एक सॉल्यूशन होगा, और फिर x इक्वल टू 1। देखो एक बार इधर देखो, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं? अगर मैं केवल इसको पढ़ूं तो fx इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है? कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ कैसे बनता था? पैरेलल टू x एक्सिस, यानी 1 से गुजरती हुई एक सीधी लाइन।
और एफ एक्स इक्वल टू -1 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है ना, है। और एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी कि एग्जैक्टली वही 0,0 वाला पॉइंट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखना ध्यान से। डोमेन रेंज भी देखते हैं ऐसा, देखो देखो स्क्रीन पे, देखो 0 पे तो 0, देखो पहले एक बार ढंग से समझो, 0 पे तो 0, जब मैं 1 पॉजिटिव नंबर ले लूंगा तो आंसर 1, 2 ले लूंगा तो भी आंसर 1, क्योंकि अब कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो आंसर 1 ही है। पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो आंसर 1 ही है ना। 3 ले लो तो भी आंसर 1, 4 ले लो तो आंसर 1। तो ये ऐसी लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, क्योंकि एक तरीके से ये x इक्वल टू 1 है, सॉरी y इक्वल टू 1 है। क्या है ये? y इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन है ना। कांस्टेंट फंक्शन अभी अभी आपको बताया था, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन बनेगी, y से c से गुजरती, तो c1 है तो 1 से गुजरती एक लाइन बन रही है। लेकिन उसमें तो क्या थी, वो आर पार बन रही थी। इसमें दो टुकड़ों में क्यों बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे, क्योंकि एक बार तो आंसर 1 है पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने माइनस, अभी आपने -2 डाला था तो आंसर आपका क्या आया था -1, सो -2, -1 ये पॉइंट होगा। अगर आप -4 डालोगे तो भी आंसर -1 आएगा, सो -4, -1 यही पॉइंट होगा। इससे कनेक्ट करती हुई लाइन। अब याद रखना, जब पॉइंट शामिल होता है तब उसको ऐसे डार्क डार्क करते हैं, और जब वो पॉइंट शामिल नहीं होता है उस सॉल्यूशन में तो उसको ऐसे होलो करते हैं। क्या करते हैं? होलो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये है 1, ये है 1, ये है 2, मैंने कहा 1 से बड़े नंबर, मैंने कहा 1 से बड़े नंबर को आप कैसे डिनोट कराओगे नंबर लाइन पे। सो 1 से बड़े नंबर में 1 शामिल नहीं है ना, तो आप 1 पे एक होलो सर्कल बनाओगे और उसके आगे के लाइन को से डार्क कर दोगे। और अगर मैंने कहा 1 या 1 से बड़े नंबर 1 को शामिल करना चाहता हूं तो फिर आप इसको भी डार्क कर दोगे, समझे। अब सुनो, यहाँ पे ये पॉइंट शामिल नहीं है तो होलो बनाए, चेक करो, ये पॉइंट शामिल नहीं है क्योंकि 0 पे आंसर 1 थोड़ा ना आ रहा है। अगर 0 पे आंसर 1 आता तो ये पॉइंट शामिल होता ना 0,1, 0 पे आंसर तो 0 आ रहा है ना। तो इस 0,0 को तो डार्क किया मैंने, 0,1 इसके सॉल्यूशन में नहीं है, उसको डार्क नहीं किया। सिमिलरली 0,-1 भी इसके सॉल्यूशन में नहीं है। ये 1 से जस्ट इधर वाले नंबर सारे हैं, पर एग्जैक्टली 1 वाला नंबर उसमें नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको होलो सर्कल से मार्क कर दिया। समझ रहे हो भाई। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, देखो इन सारे पॉइंट्स को इस ग्राफ में मार्क करना है। 0,0, अगला मैं कह रहा हूं आपको 1,1, फिर अगला कह रहा हूँ 2,1, फिर अगला कह रहा हूँ 3,1, बाकी सब में 1,1, और नेगेटिव में -1, आगे बोलो -2, में भी -1, -3, में भी -1। इन सबको मार्क करना है, कैसे मार्क करोगे? सबसे पहले 0,0 ये रहा, 1,1 ये रहा, 2,1 ये रहा, 3,1 ये रहा। तो इनसे मिलती हुई तो ऐसी लाइन बनेगी, लेकिन ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है क्योंकि ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ, क्या है? 0,1। तो 0,1 है क्या इसमें? 0 पे तो 0 आंसर है ना, 0 पे 1 आंसर है ही, तो यानी कि ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है ना बस। लेकिन इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट शामिल होगा, 0.1 भी होगा तो भी आंसर 1 है, 0.1111 भी होगा तो भी आंसर 1 है, लेकिन 0 पे आंसर 1 नहीं है, 0 पे आंसर 0 है। तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट होलो रहेगा, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट होलो रहेगा और ये वाला पॉइंट डार्क रहेगा। समझ गए क्या? ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। अभी लास्ट है बेटा, डोमेन रेंज लिखो इसके बराबर। डोमेन तो एनी रियल नंबर, डोमेन इज एनी रियल नंबर, वेरी इजी। इसकी डोमेन रेंज तो बहुत सरल है, एनी रियल नंबर, और रेंज क्या है? 3 ही आंसर है, -1 रोस्टर फॉर्म में लिख दो, -1 0 असेंडिंग ऑर्डर। ओके ओके, द लास्ट फंक्शन, और उसके बाद हमारे नोट्स कंप्लीट होंगे, सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखते हैं ये कितना अच्छे से समझ में आता है आपको, क्योंकि ये तो किसी को ही समझ में नहीं आता, कितनी बार समझाओ फिर भूल जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेडिंग मार्क कर ली क्या? बोलो भाई, हेडिंग मार्क कर ली? देसी भाषा में समझाएं एक बार, कैसे ही समझाऊंगा, मैथमेटिकली बताऊंगा, लिखना तो मैथमेटिकली पड़ेगा, समझना देसी भाषा में पड़ेगा। देखो ये क्या करता है, कोई भी नंबर आया, कोई भी रियल नंबर स्टार्ट होता है, कि जितने भी फंक्शंस पढ़ा है सारे रियल फंक्शंस थे, तो रियल फंक्शंस कभी भी रियल नंबर लेने के लिए मना नहीं कर सकता है ना, उसका डोमेन रियल नंबर, आउटपुट थोड़ा सबका चाहिए, बट है एक रियल नंबर, कैसा भी चेंज हो पर है तो रियल नंबर। नॉन रियल नंबर का आउटपुट नहीं सकता, तभी इसका नाम रियल फंक्शन। एक नंबर आया, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं क्या करूंगा, उस नंबर से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर सोचूंगा,
उस नंबर से तो छोटा हो, जो नंबर आ रहा है उससे तो छोटा हो, लेकिन उससे छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं। जैसे मेरे पास आया 4.5, अब 4.5 से छोटे इंटीजर्स बताओ। 4 3 इंटीजर मतलब कंप्लीट करेगा 4 3 2 1 0 -1 तो मिला है। उन सारी लंबी लाइन में से सबसे बड़ा 4 आंसर। उस नंबर से छोटा पर सबसे बड़ा इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ आया क्या? समझ आया? ओके चलो अब आप सबसे पूछता हूं मैं, अगर समझ में आ गया तो। अगर 4.5 आया तो 4.5 से छोटे इंटीजर से 4.5 से छोटा छोटा इंटीजर कौन सा है? 4 से छोटा 3 से छोटा लाइन में भी बोल सकते क्या? इन सब में सबसे बड़ा 4 है ना। 4.5 से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं? 4 3 2 1 नेगेटिव साइड का क्या है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा। ठीक है क्लियर? अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर नाम तो है ग्रेटेस्ट, आप छोटा क्यों बोलते हो, बड़ा सोचो। 4.5 से बड़ा 5 लेके आते हैं, क्योंकि पूरी डेफिनेशन में पड़ी। देखो अगर 4.5 से बड़ा इंटीजर आंसर होता, 4.5 से बड़ा इंटीजर आंसर होता तो ग्रेटेस्ट नहीं होता, ग्रेटर होता। कंपैरेटिव सुपरलेटिव समझते हो ना, ग्रेटर होता, उससे बड़ा। ग्रेटेस्ट क्यों बोला, सुपरलेटिव क्यों बोला? क्योंकि लंबी छोटी लाइन उनमें सबसे बड़ा, तो वो राइट साइड में वो लेफ्ट साइड देखी जा सकती है। तो राइट साइड पे बहुत सारे बड़े से बड़े इनफाइनाइट इंटीजर्स है, 5 से बड़ा 6 से बड़ा 7, उस नंबर से छोटा जो इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर सोचा जा सकता है, उससे जस्ट करिएगा। समझ गए क्या? ठीक है। अब जैसे मॉडुलस फंक्शन को दो बार से डिनोट कराया जा सकता करते थे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बिग ब्रेसेस या बिग ब्रैकेट्स जिसको अपन कहते हैं ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, वेयर इसका मतलब क्या है, अब इसको मैथमेटिकली नहीं, इसको स्टेटमेंट में ही लिखा जा सकता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अच्छा इक्वल टू भी हो सकता है, ये बताना भूल गया। लेट्स से इंटीजर ही आ गया, 4.5 नहीं आया, एक इंटीजर ही आ गया, 9 ही आ गया, तो फिर अब 9 ही आंसर होगा। इक्वल टू भी ले सकते हैं, उससे जस्ट छोटा ऐसा नहीं 8 ही लो, 9 पे तो आंसर 9 ही रहेगा। समझ गए ना? 8.9 में 8 हो जाएगा। अब 8.9 से छोटा इंटीजर सबसे नजदीकी देखना है 8। ठीक है, सो लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, ठीक है। चलो अभी मैं आपसे एक एक एग्जांपल पूछता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये यहां तक लिखो। अच्छा इसका वो बताओ, डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, रेंज अब इंटीजर ही आएगा आंसर। इंटीजर के बीच के नंबर तो आ नहीं सकते, 1.2 1.3, तो इंटीजर को किस लेटर से डिनोट कराते हैं? Z. So domain is range, domain is real R, real numbers. Domain is real number and range is Z, any integer. एक इंटीजर ही आंसर आ सकता है इसका, है ना? ओके चलो एक एक से पूछते देखें। सो एकता से स्टार्ट करते हैं। एकता मुझे बताओ, आप लोग भी सुने, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3.2 का आंसर क्या है? कोई भी रियल नंबर ले सकता था, मैंने ले लिया। सोचो पहले तो इससे छोटे इंटीजर सोचो, -3.2 से जस्ट छोटा इंटीजर सोचो। माइनस बेटा 3.5 इंटीजर है, इंटीजर कंप्लीट नंबर, -3.1, तो 3.1 भी इंटीजर का है। इंटीजर नहीं समझते बेटा, कंप्लीट तो 3.1 कंप्लीट नंबर है क्या? तो डेसिमल में है ना। सो जस्ट छोटा बताओ, बोलो प्रियांशु, -3.2 से जस्ट छोटा इंटीजर। हो गया न्याय। 0 -1 -2 -3 -4, बता यहाँ पे -3.2 कहाँ आएगा जरा बताना, यहाँ आएगा लगभग। अब इससे छोटा -4 है कि -3 है? छोटा लेफ्ट साइड चलते हैं, बड़ा राइट साइड चलते हैं, आप तो बड़ा बता रहे हो -3, क्या आएगा? -4। इससे छोटे इंटीजर सोच रहे हैं तो इससे छोटे इंटीजर्स हैं -4, फिर -5, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब में से सबसे बड़े कौन सा है? -4। ठीक है, -3.2 से छोटा नंबर नहीं है -3, बड़ा है, उससे छोटा है -4। ऐसे मानो उससे जस्ट छोटा इंटीजर जो भी दिखाई दे, जस्ट छोटा,
इंटीजर होना चाहिए लेकिन वो। अब जैसे -3.2 से छोटा तो -3.3, -3.4, -3.5 बहुत सारे हमें, लेकिन इंटीजर्स नहीं है यार। इंटीजर कौन सा आ रहा है सबसे पहला? -4। तो इसका आंसर हो जाएगा। हाँ भाई आपकी बारी, बोलो प्रियांशु। -8.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव में फंसोगे, पॉजिटिव को कोई भी कर लेगा। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -8.1 का आंसर क्या होगा? -9, क्योंकि 8.1 से छोटा तो जस्ट -9 ही मिलेगा मुझे, है ना। और अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर -8.0 होता फिर अब -8 ही आंसर आता, क्योंकि अगर अंदर इंटीजर है तो वो इंटीजर आंसर है, क्योंकि इक्वल टू भी लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में, और इक्वल टू लिखा हुआ है। ओके, अच्छा पॉजिटिव में तो शायद ही फंसो। पॉजिटिव में बताओ चलो। 1.7, 1 इससे जस्ट छोटा 1 ही है इंटीजर। ओके, 1.1, 1 और 1 और 0.9, 0.9 से तो 1 बड़ा है बेटा, छोटा सोचना है। 0.9 से छोटा नंबर बताओ, छोटा इंटीजर बताओ। 0.9 कहाँ आता है? ये 1 है तो ये लगभग यहाँ आता है 0.9। तो बताओ उससे छोटा कौन है? 0। 0.9 से तो छोटा 0 ही है ना। ठीक है, ओके। एक लास्ट, -0.6, माइनस -0.6 कहाँ लाया करेगा? -0. लगभग यहाँ लाएगा, उससे जस्ट छोटा माइनस। ओके, सो समझ गए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से? ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोलो डेफिनेशन याद हुई, बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है ग्रेटेस्ट। अब इसका ग्राफ तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डोमेन रेंज लिख दिया आपने। अब इसका ग्राफ को बड़े फेमस नाम से बोला जाता है स्टेयर ग्राफ, सीढ़ी वाला ग्राफ, एक एक सीढ़ी चढ़ो। ठीक है, मैं
समझ में आ गया ना, स्टेयर ग्राफ, ठीक है। फिर से देखना चाहोगे क्या, समझ गए क्या? 1.1 पे 1, 1.2 पे 1, 1.9 ऐसे करते 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 1.9 पे 1 जैसे, लेकिन 2 मिला, सो 2 पे 1 नहीं है, 2 पे फिर ऊपर पहुंच गया वो, सो ये 2 पे 1 वाला पॉइंट तो होल हो गया और ऊपर वाला डार्क हो गया। ऐसे करते 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 ये स्टेयर ग्राफ बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारा फाइनली सारे इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस खत्म होते हैं। ये इसका अच्छे से ग्राफ देखना चाहो तो, ठीक है, दैट्स इट। हाँ, कल तो अब एक्सरसाइज खत्म है, नोट्स वाला पार्ट। कल अपन एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करके खत्म भी करेंगे, आधे घंटे की एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड